H2SO4 का, और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बनाना है। तो ऑक्टेट रूल बताना है तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6 होता है। तो एक सल्फर रखो, जितने H है उतने OH बना दो, तो OH तो 2 आ जाएंगे दो साइड में। अब 2 OH अटैच हो गए, अब रह गए 2 ऑक्सीजन, और क्योंकि सल्फर के 4 O हैं तो O बना दो 4। अब हमें कैसे करते हुए चलना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट रखना है। तो देखो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, एक इसको हाइड्रोजन से मिल गया शेयरिंग, तो एक इधर से शेयरिंग कर लेगा ये। तो जो OH वाला है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, और सल्फर का एक यूज हो गया। ऐसे इधर वाले OH का भी यूज कर लो। तो इधर वाले भी OH का यूज करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक ऑक्सीजन अब इसके साथ शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसके ऑक्सीजन का वापस देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब रह गया सल्फर के 2 चले गए और 2 उसको शेयर हो गए। तो और 2 और हैं सल्फर के पास इधर, और 2 इधर हैं। सल्फर को रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन ऑक्सीजन अटैच होना चाहता है, ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इससे इलेक्ट्रॉन तो ले लेगी लेकिन अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगी। तो इससे उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। अब आप देखो ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट, हमें ऑक्टेट के थ्रू स्ट्रक्चर बनाए तो इस ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट। ये शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ सल्फर दे रहा है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। इधर वाले ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट, इधर वाले भी 8 कंप्लीट। अब रहेगी सल्फर की बात, सल्फर के क्रॉस वाले काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6, और 2 ये वाले ऑक्सीजन। इधर से शेयरिंग नहीं मिलेगी, ऊपर और नीचे से शेयरिंग नहीं है, लेफ्ट टू राइट से आपको सल्फर को शेयरिंग मिल गई। तो इस हिसाब से प्रेफर्ड स्ट्रक्चर करें तो सल्फर के साथ इधर कोवलेंट बॉन्ड OH के साथ, और इधर वाले ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर एज्यूम करें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। इट इज नॉट रियल स्ट्रक्चर, इट इज नॉट रियल स्ट्रक्चर, इसकी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। बट अगर कोई ये पूछे, जैसा क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेफर्ड स्ट्रक्चर बनाए H2SO4 का ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, तो कैसा होना चाहिए था H2SO4, फिर ऐसा होना चाहिए था। बट सल्फर कि थर्ड पीरियड का है, तो मैंने कल वैसे ही आपको बताया है कि जो ऑक्टेट थ्योरी है वो सेकंड रूल के सेकंड पीरियड वालों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, थर्ड वालों के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है वो। इसलिए रियल स्ट्रक्चर नहीं है ये, बट होता तो ऐसा होता, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होता तो। क्लियर? सर सल्फर ना उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बना है, उसको जरूरत क्यों नहीं थी आगे? क्योंकि उसका तो ऑक्टेट के, अब आपको ये बनाना है कि ऑक्टेट पूरा करना है। 8 इलेक्ट्रॉन तो उसके हो चुके हैं पूरे, देखो 6 अपने थे, 2 जो लेफ्ट और राइट वाले ऑक्सीजन है वहां से शेयरिंग कर लिया उसने, तो उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है और, ओके सर। है ना। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 3 से लेकर के और 7 तक किसी का और प्रॉब्लम। 3 to 7, फिफ्थ, अमोंग द फॉलोइंग द कंपाउंड द कैटाइनिक आयनिक, और कल ही तो बताया बेटा NH4Cl। ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके अंदर आपको आयनिक बॉन्ड भी बताना है, कोवलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है, कल ही तो बताया NH4Cl। NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर N में स्ट्रक्चर बनाई थी H, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड था H। NH4Cl का तो सारे टाइप के बॉन्ड ही प्रेजेंट है, ये 3 कोवलेंट हो गए, एक कोऑर्डिनेट हो गया और इधर आयनिक हो गया। कल नोट्स में भी लिखवाया था ये तो। सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लीव स्ट्रक्चर ऑफ HCl H2 और NH3। ये तो बेटा सारे बनवा के दिए हैं, नोट्स में बनाए हैं सारे। सर ये इसमें ये हाँ, नहीं होगा पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव का इसके अंदर? ली स्ट्रक्चर में कहाँ बनाते हैं हम पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, दिखाते ही नहीं है। लीस में तो 8 पूरे करते हैं अपने। अभी ओके बनाया सर। ना आपने ली स्ट्रक्चर बनाया, उसी। सरी लीस ऑक्टेट कब प्लस माइनस कब दिखाते हैं लीड में। अभी देखो मैंने जो आपको H2SO4 वाला दिया, कब दिखाया, देखो ये देखो। और पहले भी जितने एग्जांपल दिए ये रेड वाला, या प्लस माइनस तो दिखाया ही नहीं, अपन दिखाते ही नहीं, इसमें तो ऑक्टेट दिखाते हैं। ओके सर। नेक्स्ट आ जाओ 8 से लेकर के 12 तक। नाइन्थ क्वेश्चन।
नाइन्थ और टेंथ। अब नाइन्थ में भी देखो, ये कौन से वाला एग्जांपल दिया उसने, द टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज बाय क्लोरीन एटम इन, किस में पूछ रहा है वो आपसे, ClO2 नेगेटिव। तो आप फार्मूला लगाओगे ना हाइब्रिडाइजेशन का, सेंट्रल एटम क्या है बेटा बोलो, व्हाट इज द सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन होगा, क्लोरीन। क्लोरीन। सेंट्रल एटम हो गया क्लोरीन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। तो क्लोरीन सेंट्रल एटम हो गया, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे, फार्मूला है V+M-C+A/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो बेटा पहले क्लोरीन के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे क्लोरीन के, 7। मोनोवेलेंट एटम तो कोई है ही नहीं, मोनोवेलेंट एटम में सिर्फ किस किस को कंसीडर करते थे, याद है ना, हाइड्रोजन, हैलोजन एंड हाइड्रोजन। साइड में कैटायनिक चार्ज भी नहीं है, एनायनिक चार्ज है देखो एक, Y2। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, 718Y2, आ गया। तो 4 आ गया, तो sp3 आ गया। फार्मूला यूज करा करो ना, घबराओ मत, उसको यूज करो फार्मूलों को, सब आंसर मिलेंगे आपको। 9 के बाद ऐसे ही आपने ये पूछ लिया 10 वाला, सर 7। 7 ये लोथर मेयर का होता है बेटा, शायद मैं नहीं किया होगा, ये मेंशन कर लेना नोट्स में। लोथर मेयर भी एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किए थे, एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से ऐसे हर एक पीरियड में एक ग्राफ खींचा था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता गया, एटॉमिक वॉल्यूम के साथ इस तरह का ग्राफ दिया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच अगर ग्राफ खींचे तो ये किसने काम दिया था, तो ये दिया, ये एटम, ये 7 वाला आपका, ये देखो, एन अटेम्प्ट टू classify element by plotting the atomic weight of element against the volume was made by, हिस्ट्री की बात है। तो ये एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच जो ग्राफ खींचा था, एटॉमिक वॉल्यूम ऐसे फर्स्ट पीरियड में ऐसे, फिर सेकंड में ऐसे, फिर थर्ड में ऐसे। तो हर किसी में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है वो फर्स्ट मेंबर का होता है ना। ये लिथियम, उस टाइम नोबेल गैसेज नहीं थी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर ये कम। तो यहाँ जो आएंगी वो नोबेल, ये आपकी एल्कली मेटल आएंगी इस जगह पे, जैसे यहाँ लिथियम, फिर या सोडियम या पोटेशियम। तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ जो साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था लोथर मेयर। पूछा नहीं गया है बट फिर भी क्वेश्चन आ गया, तो ठीक है, याद कर लो। एक एनसीईआरटी में तो शायद मुझे लगता है या नहीं है ये। सर इसमें एटॉमिक लिखा है, बोलो, इसमें तो एटॉमिक वेट और वॉल्यूम लिखा है। एटॉमिक क्या लिखा है बेटा, अब बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं कह रही हूँ कि इसमें तो एटॉमिक वेट और वॉल्यूम बोला है ना। हाँ तो एटॉमिक वेट ही तो लिखा है मैंने, ये रहा एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम, नंबर नहीं, एटॉमिक वॉल्यूम। याद करना है, इसमें कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो वर्ड लिखा हुआ है याद करना है। एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के बीच ग्राफ किसने दिया था, बोलोगे लोथर ने, ठीक है ना। याद करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बस याद करने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते जाएंगे तो ऐड करते जाओ। नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन दिया था, ये तो प्रैक्टिस से बनाना चाहिए था बेटा आपको, जो एट सर ये ये 10th हाँ, क्वेश्चन में आंसर गलत है। आंसर गलत आ रहा है आपका। अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज, आइडेंटिटी द आइसोस्ट्रक्चर पेयर। आइसोस्ट्रक्चर पेयर का मतलब है आपको हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर निकालना है, किसका सेम आ रहा है, या हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा होगा या स्ट्रक्चर। तो देखो एक एक को चेक करते जाओ। जैसे पहला ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, NF3NO3 नेगेटिव, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का कितना आएगा वैलेंस, ये प्रैक्टिस के लिए है बस सारे क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस बोलो ना, तभी तो सीखोगे, बोलोगे नहीं तो फिर क्या, 5 आएगा, ऐसे बोलो। और फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम ऐड होंगे तो +3 कितना आएगा, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, 538/2, sp3 sp3 आ गया, गुड। अब ऐसे इसमें निकालो, नाइट्रेट में इसका पेयर जो है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सर इसका
sp2 आ तो जाएगा। sp2 आ गया, तो अलग हो गए ना दोनों इसमें, तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। तो ऐसे निकालो सब में, जहां सेम सेम आता जाएगा तो सी सर वाले। ऑप्शन बी आ रहा है, हैं? ऑप्शन बी आना चाहिए सर। ऑप्शन बी नहीं बेटा, ये NH3 नहीं है, ये अमोनिया मत ले लेना, ये N3H है, ये NH3 नहीं है, आपने कहीं NH3 कंसिडर कर लिया हो, ये N3H है, ये अमोनिया होता है NH3, और N3H होता है हाइड्रोजोइक एसिड। सर लेकिन हाइड्रो सेंट्रल एटम कौन सा होगा इसमें? नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता कभी भी सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन होगा। सर ये फिर कैसे पता चला, क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 है, हाइड्रोजन एक ही है यहाँ पे। फार्मूला बता रहा बेटा, HN3 में लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसको तो यही पढ़ूंगा ना, एक हाइड्रोजन और 3 नाइट्रोजन, है ना, ये हाइड्रोजोइक एसिड का फार्मूला है। तो ये अब फर्क इतना है कि ये हमारे लिए पॉपुलर है, फेमिलर है, NH3। ये अभी आपने अभी नया नया पढ़ना सीख रहे हो, अभी तो केमिस्ट्री सीखना ही तो स्टार्ट कर रहे हो, अभी स्टार्ट ही हुए 11th में, तो धीरे धीरे ये सारे मोलिक्यूल आते जाएंगे, सीखते जाओगे। N3H मोलिक्यूल है ये, N3H, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। क्लियर? सर हम्म। सर आपने कहा था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो सेंट्रल एटम होता है। वो नॉन मेटल के अंदर बेटा, हाइड्रोजन तो कभी सेंट्रल कैसे हो सकता है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक। तो एक वाला तो हमेशा ही साइड में रहेगा ना, मोनोवेलेंट, तो उसको तो हाँ। बीच में डालना ही नहीं है ना आपने। सर इस एसिड का नाम क्या बताया आपने? हाइड्रोजोइक, ये देखो ये नाम लिखा हुआ, हाइड्रोजोइक एसिड, N3H। ओके सर। क्लियर? सर इसका स्ट्रक्चर Yes. कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर से ट्राई किया था फिर भी नहीं है इसका। स्ट्रक्चर बता देता हूँ, देखो एक्चुअल में N3 नेगेटिव और H पॉजिटिव है, ये N3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है ये N डबल बॉन्ड N, और दो लोन पेयर इधर होते हैं, दो लोन पेयर इधर होते हैं, और दोनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। H उसके साथ ऐड कर दो, सपोज H वाला इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक H ऐड कर दो, तो एक जैसे ही आप H ऐड करोगे N3H, और ये इलेक्ट्रॉन इधर कर दें N, नाइट्रोजन हो गया, एक N और एक उसके साथ H, इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाएगी इसमें। चाहो तो ऐसे कर दो, चाहो अब जहां पर जो 3 बॉन्ड है वो तो ओके है, जहाँ 4 बॉन्ड है वो पॉजिटिव चार्ज कर दो, या कम बॉन्ड है वहां पर नेगेटिव चार्ज कर दो। चाहे आप इसको ऐसे दिखा दो, चाहे इस वाले को ऐसे दे दो, यहाँ दिखा दो, ये 3 हो गए, ये पॉजिटिव हो गए, तो आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी आप धीरे धीरे सीखोगे, ये आगे आते जाएंगे स्ट्रक्चर्स। सर ये पॉजिटिव साइन वाले नाइट्रोजन पे वो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना? अभी मैंने कुछ नहीं बताया, ये मैं आपको कराऊंगा रेजोनेंस के अंदर, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर दिया जाता है। अभी मैंने सिर्फ प्लस माइनस उसने पूछ लिया बच्चे ने, तो स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, तो आप कोवलेंट बनाओ, कोऑर्डिनेट बनाओ, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग बनाओ, लेकिन ये रियल स्ट्रक्चर है जो लिखा है। सर हाँ सर जो 10th क्वेश्चन था उसमें मतलब जिसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी उनका स्ट्रक्चर सेम होगा स्ट्रक्चर? नहीं, जरूरी नहीं है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और बॉन्ड भी सेम है तभी स्ट्रक्चर सेम होगा ना। सर फिर आइसो स्ट्रक्चरल पहचानेंगे कैसे? आइसो स्ट्रक्चरल के 2 तरीके होते हैं, या तो नंबर ऑफ एटम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, वो आइसोस्टर होते हैं, या हाइब्रिड, ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पर बेस है, सेम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखोगे, जिसमें सेम आ रहा होगा वो दे दोगे आप। सर फिर इसका भी तो मतलब वही है कि सेम स्ट्रक्चर होगा, आइसो स्ट्रक्चरल। क्वेश्चन की थीम पे बनाया है ना आप, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस किस में आया, देखो पहला निकाला तो किस में डिफरेंस आया, हाइब्रिडाइजेशन, जिसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, उसने वर्ड लिख दिया आइसो स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर किससे डिसाइड करते हो आप, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बस यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पूछना चाह रहा है, किस किस के हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ओके सर। सर दो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स में वो सेम हो सकते हैं कि एक में डबल बॉन्ड है और एक में सिंगल बॉन्ड, ये तब भी हो सकते हैं हाँ वो? हाँ, कोई इशू नहीं है, जैसे ये देखो, ये CO2 था, है ना, ये लीनियर होता है CO2, कल आपने I3 नेगेटिव वाला किया था, ये भी तो लीनियर है, इवन हाइब्रिडाइजेशन दोनों का अलग है, इसका sp है और इसका sp3d था, तो कोई रिलेटेड चीजें नहीं है कि भाई हम हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो स्ट्रक्चर सेम होगी, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा तो स्ट्रक्चर सेम होगा या डिफरेंट, या डबल बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा, वो तो आप स्ट्रक्चर बना के देखते हो, अगर एक जैसी स्ट्रक्चर आती है तो आइसो स्ट्रक्चर बोल देते हो आप।
ठीक है ना, वो बना के देख। सर शेप देखनी है या हाँ, शेप देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखनी है? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, एक्चुअली नाम लिख दिया स्ट्रक्चर, लेकिन पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि बेसिक तो हाइब्रिडाइजेशन ही है ना स्ट्रक्चर निकालने का। सर हम्म सर फिर इसका आंसर जो है वो सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे H2O प्लस दे रखा है, वहाँ पे H3O प्लस होना चाहिए था। वो H3O ही है, H2O नहीं है, वो पॉजिटिव लगा हुआ है ना ऊपर, यस सर। ऊपर पॉजिटिव लगा है तो H2O पे तो हो नहीं सकता, वो H3O ही है, वो ये चीज है। क्या था, एक पहला पार्ट क्या है NH3 और दूसरा पार्ट क्या है H3O। जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, स्ट्रक्चर दोनों की बनाओगे पिरामिडल आएगी बेटा। देखो इसका भी ये आएगा और H2 का भी ये आ गया, ये स्ट्रक्चर आएगा, तो दोनों स्ट्रक्चर हो गए। दूसरा काउंटर पार्ट क्या था थर्ड वाले ऑप्शन में, तो वो बना के देखना, वो आपको प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर मैं एक एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाने लग गया ना तो फिर तो अपना पूरे साल में कोर्स भी पूरा नहीं होना। सर बाकी एक दोनों तो ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि खुद प्रैक्टिस करो, आप सीखोगे उससे आप। सर स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाते। प्रैक्टिस से बनेगा बेटा, ऐसे ही बनने लग गए तो फिर तैयारी करने की जरूरत क्या थी। 4 क्लास लेते ही अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तो फिर तो सारी केमिस्ट्री आ गई ना आपको। फिर लोग 2-2 साल क्यों पढ़ते, एक दिन में नहीं सीखोगे ना ये, मतलब इसमें टाइम लगेगा आपका। अभी तो धीरे धीरे आपने ABCD सीखना स्टार्ट किया है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो चीजें बढ़ती जाएंगी। सर 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, द पेयर इन विच 2 स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चर। वही है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बनाओ स्ट्रक्चर, सर वही मैं कह फर्स्ट रहा हूँ। ऑप्शन आ रहा है इसमें, ए आ रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा मुझे बेटा। एक SiF4 है, एक SF4 है, और पूछना क्या चाहता है, आइसोस्ट्रक्चरल। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, देखो H, हाइब्रिडाइजेशन सिलिकॉन का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4+4/2 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 के 4 बॉन्ड बनाने, सर सी ऑप्शन आ रहा है। 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल हो गया, ये तो सिलिकॉन हो गया टेट्राहेड्रल। भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई मजाक नहीं है कि भैया एक दिन में आप सीख जाओगे स्ट्रक्चर। आपको खुद ही पता नहीं लगेगा कि गलती क्या कर रहे हो। अब ये आ गया SF4, SF4 है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो। भाई जिस लेवल पर मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ ना, वो मतलब उसी लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूँ, वही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो मतलब जितना बड़ा ऑफिसर उतनी बड़ी ट्रेनिंग, जितनी बढ़िया ट्रेनिंग करोगे उतने बड़े आगे जाओगे आप। नहीं तो मैं तो सिंपल सिंपल दे देता, हाँ भाई अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हो गया, हो गई 11th, चलो 12th, ऐसे करते हैं स्कूल में। तो सल्फर हो गया, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, अब देखो आप खुद निकालो, 6। ये सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ। सर 6। और सिलिकॉन का कितना था, 4। 4। तो वहां से 4+4, 4 वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। SF4 में निकालो हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का 6। अब ये देखो फ्लोरीन यस सर समझ आ गया। F4 2। तो अब बच्चा क्या होता है, मतलब सीधा देखता है, कहता सर इधर भी F4 पढ़े हैं, इधर भी F4 पढ़े हैं, हो गया सेम स्ट्रक्चर। उसने तो वो ऐसी सर वो तैसी कर गलती दी से ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन गलती से गलत ले लिया। हाँ, तो पता नहीं कहाँ गलती कर जाएंगे हम, इसलिए एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है। बस ये है, घबराओ मत, मेरा कहने का मतलब ये है कि टाइम लगेगा अभी, ये हो सकता है कि आप एक बार में नहीं सीख पाओगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे ना फिर सीख जाओगे आप। ये अगर अब ये थोड़ा एक्सपीरियंस का भी है, मुझे साफ लग रहा है कि सी आएगा। क्यों लग रहा है सी में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, sp3 आएगा और बॉन्ड भी 4 है। नाइट्रोजन का निकालूंगा, उसका भी sp3 आएगा, बॉन्ड 4 है, इसका मतलब ये आइसोस्ट्रक्चरल हो गया। वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, एक्सपीरियंस से आ जाएगा। हाँ सर सर डी क्यों नहीं हो सकता? डी का भी सेम लग रहा है। डी का कैसे सेम लग रहा है बेटा, सेंट्रल एटम कौन सा है, सर फॉस्फोरस है। फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सर 5। और दूसरे वाला कौन सा है, सल्फर है सेंट्रल एटम। उसमें सेंट्रल एटम में लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे हो गया, F6 देख के थोड़ी सर हो गया ये काम। 6 में नेगेटिव चार्ज भी तो सर है। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम। यस सर हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है सेम है। आपका, है हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया और बॉन्ड सेम आ गया, फिर तो हो जाएगा। तो देखो क्या था, क्या दे रखा है P, F6 नेगेटिव, यस और सर। दूसरा क्या दे रखा है S
F6। F6 ये दे रखा ना। अब निकालो आप, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया था? 5 5 और ये 6 और 1 7, टोटल कितना हो गया? 12/2 6 वाला आ गया sp3d। तो फास्फोरस हो गया, अभी सर D2 करेंगे, होगा। D2 होगा। और 6 बॉन्ड है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर, कि इन दोनों के अंदर इसमें गलत दे रखा है। नहीं सुनो, फिर रीजन क्या है। अब हमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो अब भी ये पी F6 नेगेटिव है और F6 नेगेटिव है। और अब थर्ड ऑप्शन क्या था देखो, कंपटीशन में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस देगा ना, BH4 NH4 पॉजिटिव। इसमें भी क्या आया, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम, बॉन्ड भी सेम आए। बट इसमें क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज है और एक कैसी स्पीसीज आ रही है आपकी, चार्ज। इसमें दोनों ही स्पीसीज क्या आ रही हैं? इसमें दोनों ही चार्ज। चार्ज है। दोनों ही चार्ज आ रही हैं। तो एप्रोप्रिएट ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चरल मतलब कौन सी स्पीसीज हुई, आपको आंसर सिलेक्ट करना है तो कौन सा सिलेक्ट करो, ये वाला करेंगे। समझ गए? चार्ज दोनों का अलग है सर, एक पे अलग पॉजिटिव चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, चार्ज की वैल्यू जो ये थोड़ी होता है प्लस माइनस, मैग्नीट्यूड होता है। आप इसको बोलोगे न्यूट्रल सर स्पीसीज। अब अच्छा चलो मैंने कह दिया कि आप कह रहे हो सर ये A+ है A-, तो इसको क्या बोले अपने, बोलोगे तो 1 चार्ज ही बोलोगे ना, यूनिट चार्ज ही बोलोगे, इसको भी यूनिट चार्ज ही बोलोगे। लेकिन यहाँ क्या है, इसको यूनिट चार्ज बोलोगे और ये क्या बोलोगे आप, न्यूट्रल बोलोगे। हाँ ये नहीं होता ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं, एक का जवाब देने दो बेटा, इसका ऑप्शन नहीं होता तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते फिर। हाँ अब बोलो दूसरा वाला स्टूडेंट। सर चार्ज का कोई फर्क पड़ता है क्या आइसो स्ट्रक्चरल पे? कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, उसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कंपटीशन में सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे आप, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ता है। आइसो स्ट्रक्चरल ये भी है, आइसो स्ट्रक्चरल ये भी है। आइसो स्ट्रक्चर का मतलब बिल्कुल एक जैसे, आइसो मतलब सेम, स्ट्रक्चर मतलब बिल्कुल स्ट्रक्चर में एक जैसे कौन से हैं, तो ये भी एक जैसे, ये भी। फिर भी इन दोनों में भी माइन्यूट सा डिफरेंस क्या आ रहा है, ये दोनों चार स्पीसीज हैं, ये एक न्यूट्रल है, चार्ज है। अब कंपटीशन में आ गया तो चैलेंज तो नहीं कर सकते ना आप, आंसर तो एक दोगे। आप ये तो नहीं कहोगे सर ये भी दूंगा आंसर, ये भी दूं। जो तो सर आंसर की आएगी उसमें तो ये आएगा। तो सर अगर दूसरे ऑप्शन में अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होता और 2 नेगेटिव चार्ज होता तो फिर वो एप्रोप्रिएट होता। 2 नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव, हाँ फिर बिल्कुल सही है। अगर मान लो एक ऐसा ऑप्शन आ जाता दोनों में एक जैसे चार्ज दे दिए तो फिर वो एप्रोप्रिएट वो हो जाता, क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा ना। सर तो मतलब आइसोस्ट्रक्चरल के लिए हमें सब पहले हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं, उसके बाद शेप वगैरह ये सभी चीजें देखनी है ना। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, उससे आप क्या बनाओगे, शेप। अगर यहीं से काम चल जाता है तो इट्स ओके, नहीं तो फिर शेप भी अगर दो की एक दो एग्जाम में एक जैसी लग रही है तो फिर और चीजें भी चेक कर लो, जैसे अभी हमने इसमें चेक किया चार्ज वगैरह, डिपेंड करेगा वो। ऊपर वाले केस में देखो आपको चार्ज में जाने की जरूरत नहीं थी, जैसे इस केस में चार्ज में जाने की जरूरत नहीं है। विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2, तो यहाँ चार्ज जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं आपने सिर्फ। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर दोगे आप। सर हम्म सर अगर वहाँ पे 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव होगा तो ये वाला आंसर सही क्यों होगा? भाई दोनों पे चार्ज, ये थोड़ी बोलोगे कि आपने चार्ज की वैल्यू तो 2 ही है ना, यूनिट चार्ज ही है ना। सर लेकिन वहाँ पे पहले से -1 और +1 वाला भी तो चार्ज है। तो कह तो रहा हूँ ये भी -1 +1 मतलब यूनिट चार्ज है ना दोनों पे। इन दोनों पे आए, दोनों पे यूनिट चार्ज है, लेकिन इसमें एक पे चार्ज है दूसरे पे चार्ज नहीं है, तो ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन किसका सेम आ रहा है? सर इन दोनों का नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ये वाला यूनिट चार्ज वाला और डबल चार्ज वाला दोनों ऑप्शन में हो तो। हाँ हाँ दोनों हो तो क्या करना, क्या चाहते हो आप, क्या निकालना चाहते हो? सर जो क्वेश्चन है सर वही आइसोस्ट्रक्चरल। हाँ तो फिर आप ज्यादा अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, आप यही कह रहे हो ना, दूसरे में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, यस सर। यही चीज तो कह रहे हो, यस है सर। ना। तो वो दोनों सेम होगी, एक ही बात है, ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही बात है दोनों। ओके सर। वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड देखना होता है अपने। जैसे मैं पूछूं आपसे कि NH4Cl BaSO4 तो Ba2SO4 तो एक जैसी स्पीसीज है ये और ये एक जैसी स्पीसीज है। फर्क कितना है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव एक है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे 2 नेगेटिव है, बस न्यूट्रल तो है ना ओवरऑल।
ठीक है। तो पर आई इसके लिए आइसोस्ट्रक्चरल के लिए लोन पेयर का भी कुछ देखना है। आइसो वो तो हाइब्रिडाइजेशन में आ ही जाएगा ना, लोन पेयर तो अपने आप ही। लोन पेयर वाला एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन में आ ही जाएगा ना, अभी बताया ना ये वाला एग्जांपल, अमोनिया और H3O क्यों थे सेम, क्योंकि अमोनिया में एक लोन पेयर 3 हाइड्रोजन थे, और H3O पॉजिटिव में भी 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर था। वो तो हाइब्रिडाइजेशन जब निकाल के शेप बनाओगे तो अपने आप आ जाएगी चीजें। अब मैंने एक एग्जांपल आपको ये भी दिया, अब मैंने एक एग्जांपल आपको ये भी दिया अभी ऊपर वाला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा बोला कि CO2 और I3 नेगेटिव कल बनाए थे आपने, दोनों की ही आपसे वो शेप पूछेगा तो क्या आंसर दोगे आप? लीनियर। लीनियर है ना, इसको क्या बोलोगे? लीनियर। इसको भी क्या बोलोगे आप? दूसरे वाली को लीनियर। लीनियर। तो लोन पेयर से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा ना, आपने तो इससे इससे मैच कर दिया, लीनियर लीनियर। लेकिन उसने क्या दिया? आइसोस्ट्रक्चरल। अब आइसोस्ट्रक्चरल में मैंने जैसे ये ले लिया, मैंने एक लिख दिया आइसोस्ट्रक्चरल के अंदर, अभी जैसे एग्जांपल आपने किया वो ले लेता हूं मैं, NH3, एक लोन पेयर कर दिया। और एक मैंने मान लो NH3 की बजाय मैंने आपसे ले लिया CH4 या BF3। अब ये तो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हो सकते ना, क्योंकि इस शेप का क्या नाम दोगे जिसमें लोन पेयर रखा हुआ है? पिरामिडल। पिरामिडल। और दूसरे वाले का शेप का क्या नाम दोगे जो BF3 रखा हुआ है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। तो दिखने में तो 3 बॉन्ड इधर लग रहे हैं, 3 बॉन्ड इधर लग रहे हैं, बट यहाँ लोन पेयर आने से शेप चेंज होगी। तो ये पिरामिडल है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो अब आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हुए ना ये। तो कुल मिला के मतलब आपको देखने से कुछ पता नहीं लगेगा, आप सोचो कि क्वेश्चन देखते ही टिक कर दूं आंसर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और उसके बाद डिसाइड करो कि वो एक जैसे है या नहीं है, आइसोस्ट्रक्चरल है या नहीं। हाँ सर हम शेप में लोन पेयर को इंक्लूड क्यों नहीं करते, बस बॉन्ड पेयर को देखते हैं? तो शेप तो वही होती है ना, बॉन्ड है। मान लो मेरे 2 हाथ हैं, मेरी ये शेप हो गई, और ये मेरी शेप आ गई जैसा अभी मैं हूं, और कल को मेरा एक हाथ टूट जाए तो क्या मेरी शेप सेम रहेगी? एक हाथ ही गायब हो गया मेरा, उसको सेम शेप थोड़ी बोलूंगा मैं। मान लो पंखे के 3 ब्लेड हैं, एक शेप बन गई, कल को पंखे के एक ब्लेड तोड़ के हटा देता हूं मैं, तो क्या दोनों की सेम शेप होगी? नो सर। बस तो यही है ना, लॉजिक यूज करो ना। शेप देखना चाहते हो तो एक जैसी दिखनी तो चाहिए शेप। इसमें भी कई वर्ड आएंगे, एक होता है ज्योमेट्री, एक वर्ड होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री होती है वो परफेक्ट होती है, जैसे टेट्राहेड्रल जो है परफेक्ट ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल जो आपने किया था वो परफेक्ट ज्योमेट्री था, तो ज्योमेट्री में 4 बॉन्ड होना मस्ट है। अब क्या है, अब इस ज्योमेट्री से ये शेप भी है, ज्योमेट्री भी है, लेकिन परफेक्ट ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब एक बॉन्ड में तोड़ देता हूं, तो अब ये शेप बन गई पिरामिडल। अब पिरामिडल शेप बन गया, ज्योमेट्री से शेप पे आ गया। अब दूसरा बॉन्ड तोड़ देता हूं एक, तो अब फिर शेप बन गई। तो ज्योमेट्री जो होती है, जितने बॉन्ड होने चाहिए, अगर टोटल परफेक्ट बॉन्ड होते हैं तो वो एक ज्योमेट्री होती है। लेकिन उसमें बॉन्ड कम ज्यादा होने लग जाते हैं, लोन पेयर आने लग जाते हैं, तो वो ज्योमेट्री की डिफरेंट शेप्स बन जाती हैं। क्लियर? मतलब सर अगर 4 या फिर 4 से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो है मिलेंगे क्या? सर? अगर 4 या 4 से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो हम उसको क्या ज्योमेट्री में कंसीडर करेंगे? ज्योमेट्री फिक्स होती है, वो ज्योमेट्री होती है। जैसे आपने कल हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से पढ़े थे? टेट्राहेड्रल पढ़ा था। टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड आ गए तो ये ज्योमेट्री होगी, बाकी बॉन्ड कम होते गए तो उसकी डिफरेंट शेप आ गई। इसी टाइप से दूसरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, तो TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपने ज्योमेट्री पढ़ी। वो जो फर्स्ट बनी, जितने बॉन्ड हैं वो सारे आ गए, तो उसको ज्योमेट्री बोल देते हैं। अब उससे जो डिफरेंट टाइप की सीसा और लीनियर वो शेप बनाई थी आपने। तो जरूरी नहीं है कि 4 बॉन्ड हो या 5 हो, वो हर किसी का फिक्स है। तो सर सर अगर जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन 2 है हम्म तो लीनियर शेप ही बनेगी सर उसमें, तो हाँ, वो भी उसमें 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 कोई इश्यू ही नहीं है, ज्योमेट्री भी वही है, शेप भी वही है, क्योंकि वो तो एक ही बनता है ना उसमें तो।
सर अगर सेकंड वाले स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री पूछी तो फिर हमें क्या बतानी पड़ेगी? शेप और पिरामिडल। ज्योमेट्री अलग? नहीं, ज्योमेट्री बनेगी नहीं ना उसकी, तो शेप ही बनेगी पिरामिडल। देखो भाई, कल मैंने तुम्हें बताया हाइब्रिडाइजेशन 2 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन 2 आएगा तो ये ए पॉइंट पर दो बॉन्ड ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और कोई केस ही नहीं बना था। तो यही ज्योमेट्री है, यही शेप है, लीनियर। ज्योमेट्री भी यही है, शेप भी यही है। फिर मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन 3 आएगा। 3 में अगर 3 के 3 बॉन्ड आ जाएंगे, 3 के 3 बॉन्ड आ जाएंगे, मतलब आप कोऑर्डिनेट मत बनाओ, सीधा बताओ, 3 बॉन्ड आ जाएंगे, तो ये होगी ज्योमेट्री। तीनों के तीनों बॉन्ड आ गए। इस ज्योमेट्री का नाम क्या पढ़ा था आपने? ट्राइगोनल प्लेनर। अब इस ज्योमेट्री से एक तो यही वाली शेप बन गई, अब एक बॉन्ड कम हो गया, एक लोन पेयर आ गया, तो अब इसको ज्योमेट्री नहीं बोलोगे आप इसको, ये हाइब्रिडाइजेशन 3 का डिफरेंट टाइप का शेप हो गया, इसको आप बोलोगे बैंड शेप। ऐसे ही आपने हाइब्रिडाइजेशन 4 किया था, तो 4 में अगर 4 के 4 बॉन्ड दे दिए, तो अब ये तो होगी बेटा ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल। अब इससे डिफरेंट टाइप की और शेप पॉसिबल है, उनको हम ज्योमेट्री नहीं बोलेंगे अब। जैसे एक बॉन्ड हट गया तो एक लोन पेयर आ गया, दूसरा बॉन्ड हट गया तो दो लोन पेयर आ गए, तो ये शेप है, ये टेट्राहेड्रल नहीं बोलोगे। अब इसको क्या बोलोगे आप? पिरामिडल शेप। ये ज्योमेट्री नहीं है अब। जैसे सी है, सी अब ये बैंड शेप हो गया, बैंड ज्योमेट्री नहीं बोलोगे, बैंड शेप बोलोगे। ऐसे ही आपने एक किया था, कौन से वाला किया था जब हाइब्रिडाइजेशन कितना आया था आपका? 5। तो जब आपका हाइब्रिडाइजेशन 5 आया था, तो 5 के 5 बॉन्ड ऐसे अरेंज किए थे आपने, तो ये ज्योमेट्री बन गई। जब पूरे के पूरे बॉन्ड होते हैं, सारे बॉन्ड अपनी जगह पे होते हैं, तो वो ज्योमेट्री होती है। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या था आपका? टीबीपी। ये ज्योमेट्री है। जो परफेक्ट चीज होती है वो ज्योमेट्री होती है। उस ज्योमेट्री में कुछ चीजें अगर बॉन्ड जो बनने चाहिए थे लेकिन नहीं बने, तो वो शेप हो गई। तो इसका आपने इक्वेटोरियल बॉन्ड हटाते फिर ये शेप बनाया था, शीशा शेप। फिर आपने फिर ये टी एरो शेप बनाया था, फिर आपने लीनियर बनाया था। तो ये जो डिफरेंट आई, बाकी परफेक्ट से हट गए, 5 के 5 बॉन्ड अगर नहीं आए अब, तो बाकी सारी शेप्स हैं फिर। समझ गए अब? शेप ये भी है, लेकिन ये परफेक्ट शेप को, जो आपकी परफेक्ट परफेक्ट मतलब जितने बॉन्ड हैं वो कोई लोन पेयर नहीं, सारे बॉन्ड अवेलेबल हैं, उस परफेक्ट शेप को ज्योमेट्री बोलते हैं। सर अगर हाइब्रिडाइजेशन 6 या 7 हो तो क्या होगा? आज करेंगे, आज करेंगे वो। आगे बढ़ने दोगे तभी तो कराऊंगा ना वो भी। सर एक 13th क्वेश्चन और। थर्टीन क्वेश्चन कहता है पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट आर यूज। पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या बताते हो आप? बॉन्ड बताते हो आप, पोलैरिटी बताते हो? क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग के अकॉर्डिंग अगर 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड होगा, और 1.7 है तो 50% आयनिक और 50% कोवलेंट होगा। और अगर डेल्टा एक्स लेस है 1.7 से तो कौन सा होगा? कोवलेंट। तो क्या बता रहा है ये? बॉन्ड ही तो बता रहा है। पोलैरिटी मतलब आयनिक का मतलब प्लस माइनस होते हैं, और इसका मतलब शेयरिंग होती है कोवलेंट का। तो धीरे धीरे शेयरिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आंसर दोगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। सर सर 14th क्वेश्चन। What is wrong about carbonate ion? It has planar structure, it has 3। अभी आगे आएगा बेटा, क्योंकि ये चीज अभी मैंने आपको बताई नहीं है। रेजोनेंस अभी अगला कॉन्सेप्ट है, तो एक्चुअली ये रेजोनेंस जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसमें इट हैज वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर गलत है। जैसे मैंने अभी बोला था ना, बना तो लोगे लेकिन वो स्ट्रक्चर एक्चुअल नहीं होता। तो अभी रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर आएगा इसका, ओ ओ ओ। अभी कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा। तो अभी तो ध्यान रख लो, ये आ गया क्वेश्चन, लेकिन अभी देना नहीं चाहिए था।
अभी तो हमने सिर्फ कार्बोनेट किससे बनाना सीखा है, अभी तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से बनाना सीखा है ना। तो यस आगे सर। आगे फिर अगला कंसेप्ट यूरेंस से बनाना सीखेंगे, एडवांस थ्योरी पढ़ेंगे, इससे एडवांस। देखो पहले आपने ऑक्टेट से बनाना सीखा, फिर सब जगह वो ठीक नहीं है, तो फिर क्या पढ़ना सीख रहे हो अब आप, हाइब्रिडाइजेशन से वीबीटी। अब इस जगह भी कई चीजें ठीक नहीं आएंगी, तो फिर एडवांस थ्योरी पढ़ेंगे एक और। सर उसमें सब ठीक है? हाँ उसके अंदर सब ठीक है। सर मतलब आप नॉलेज लेते जा रहे हो स्टेप टू स्टेप, जो जो साइंटिस्टों ने काम किए, फिर वो नॉलेज आगे बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से शेप बनाते जाओगे। सर सर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर का एग्जांपल क्या था, एरो शेप वाले का? 3 सिग्मा 2 लोन पेयर का SF4 किया था शायद हमने, SF4। सर वो तो 4 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 1 लोन पेयर का था। सर ClF3 किया था शायद। 3 सर ClF3 किया था। सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, लोन पेयर्स। तो ClF3 ClF3 हो जाएगा, सही कह रहा है। ये 2 लोन पेयर हो जाएंगे, 3F हो जाएंगे। सर ठीक इनके है? एग्जांपल याद ही करने पड़ेंगे? कुछ नहीं, एग्जाम्पल वो खुद देगा, आप हाइब्रिडाइजेशन से क्रॉस चेक करके ये करोगे कि सही है या गलत है। ओके रिवर्स सर। चलेंगे है ना। यस सर। सर और जो लोन पेयर्स थे, चले आगे अब। सर जो सिग्मा बॉन्ड्स थे, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड्स तक जाते थे, वो 1 सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं हो सकते? वो तो जो हमारे पास प्रैक्टिकली अवेलेबल है ना मॉलिक्यूल, उनकी शेप है हम। सर HCl में जो मॉलिक्यूल, तो HCl बना दो, क्या दिक्कत है HCl में। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए कम से कम 3 एटम होना जरूरी है, 2 एटम में हाइब्रिडाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हो गया HCl, ये हो गया। लेकिन शेप बनाने के लिए कम से कम 3 एटम तो चाहिए ना आपको, तभी तो कोई शेप बनेगी। तीसरा एटम आएगा तभी तो एंगल बनेगा। एंगल को डिसाइड करने के लिए कितने एटम चाहिए होते हैं एटलीस्ट? यस सर। इसलिए तो तो सर तभी तो सेंट्रल एटम हाँ, और क्या सर है? HCl की लीनियर शेप नहीं है? बेटा शेप के लिए एटलीस्ट हमें कितने, हमें अगर शेप का मतलब है एंगल चाहिए होते हैं, एंगल के लिए एटम कितना चाहिए अपने को? 3। आप कह सकते हो कि ये शेप क्या है, तो डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल है बस। Yes, लाइन sir. है, एक लाइन लीनियर मॉलिक्यूल। लेकिन एंगल तो नहीं बता सकते ना HCl में। एंगल के लिए हमें कितना देखना पड़ेगा एटम एटलीस्ट? सर वैसे ये जो एंगल के लिए बताए कैसे गए थे? एक्सरे स्टडी से बताए गए थे बेटा। एक्सरे स्टडी से। हाँ। फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी ही नहीं किसकी? HCl में। बेटा हाइब्रिडाइजेशन उसकी होती है ना, इसमें सेंट्रल एटम होना चाहिए, और सेंट्रल उसको बोलते हैं जिसके आसपास 2 जने तो हों, तभी तो एंगल बनेगा ना। हाइब्रिडाइजेशन का मेन पर्पस क्या है? एंगल बताना, कितने कितने एंगल हैं, किस एंगल पर आपको अरेंज करना है, तो उसके लिए 3 चाहिए आपको। नेक्स्ट फिर देखो आपका नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है आपका, मैंने कहां तक किया था आपका sp3d किया था। हाँ, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन 5 तक कर दिया था। 5 तक। अगर हाइब्रिडाइजेशन में नंबर 6 आ जाए बेटा, तो 6 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा हमारा sp3d2। इसमें जो 2 डी यूज होंगे, वो डी यूज होंगे dz² एंड dx² y² आर इन्वॉल्व। sp3d2। अगर 6 के 6 परफेक्ट बॉन्ड हो बेटा, तो देखो ऐसा सोचो आप, मान लो पंखे में कल आप सोच रहे थे कि 3 ब्लेड हो, अगर पंखे के अंदर 4 ब्लेड बना दें, 4 ब्लेड वाला भी पंखा आता है आजकल, तो 4 ब्लेड बना दो बेटा। सेंट्रल एटम सपोज कोई ए है या कोई भी है एक सेंट्रल, उसके ऊपर 4 बॉन्ड आ गए, 1 2 3 4 बॉन्ड आ गए, और ये ऊपर की तरफ एक्सिल निकल गया और नीचे की तरफ एक्सिल निकल गया, तो पूरे के पूरे परफेक्ट 6 बॉन्ड हो गए ना ये सारे। तो अगर ऐसी कोई शेप बन जाए, तो इस टाइप की शेप जो बन जाती है उसको हम बोलते हैं ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल, या इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल देते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये परफेक्ट ज्योमेट्री है, परफेक्ट शेप है। 6 के 6 बॉन्ड आ जाएं, इस तरह अरेंज हो,
ये परफेक्ट शेप आ जाएगी। परफेक्ट शेप है इसलिए इसको आप ज्योमेट्री बोलोगे। तो ऑक्टाहेड्रल बनी ज्योमेट्री, पहले वाली हमेशा ज्योमेट्री होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन 6 आ जाए, 6 के 6 बॉन्ड आ जाए, तो बताओ बेटा एंगल कितने कितने हैं इनके बीच? ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा? जो सर, चार 90 ब्लेड है 90 सर 90 डिग्री 90 डिग्री के होंगे, चारों के चारों 90 डिग्री होंगे ये। यस सर। अच्छा, ये जो एक्सिल है, एक्सिल के साथ ये चारों बॉन्ड कितने डिग्री पर आएंगे? 90 सर ये 90 डिग्री। 90 तो 4 ये भी 90 आ गए, 4 90 डिग्री एंगल। और नीचे वाले के साथ इसके साथ भी तो 90 डिग्री आएंगे चारों, 1 2 3 Yes, sir. 4। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल क्या हो जाएंगे? अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो कितना है 90 डिग्री एंगल हो जाएंगे? 12 90 डिग्री एंगल। 4 अबोव वाले प्लेन के साथ, 4 बिलो वाले प्लेन के साथ, और 4 उसी प्लेन के अंदर, बॉडी के अंदर। सोचोगे कैसे? पंखे को सोचो, पंखे के अंदर 4 ब्लेड सोचो, उन चारों ब्लेड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब पंखे का ऊपर वाला एक्सिल जिससे वो जुड़ा हुआ है छत के साथ, उससे सोचो तो चारों ब्लेड उसके साथ 90 डिग्री पर है। अगर वो एक्सिल नीचे भी निकला होगा तो नीचे वाले भी चारों 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री एंगल। और दूसरा देखो ये वाले एंगल कितने डिग्री के होंगे? ऐसे 3 एक्सिस जा रहे हैं, 180 डिग्री के होंगे। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो? 3 कैसे होंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे, 3 180 डिग्री। तो जब कभी भी आपको बनाना हो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या स्क्वायर, एसबीपी, स्क्वायर बाय पिरामिडल, तो आप ये परफेक्ट शेप ऐसी बनाएंगे। इसका एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, जैसे SF6, SF6 P, CL6 नेगेटिव, ऐसे स्ट्रक्चर आप जो आएंगे वो आपके sp3d2 में आएंगे। अब ये तो हुआ फर्स्ट केस। अब इसमें ध्यान रखना है, अब की बार क्या है, आपको जो बॉन्ड कम करने हैं वो इक्वेटोरियल नहीं करने, एक्सियल कम करने हैं। अब की बार बॉन्ड ब्रेक करना है sp3d2 में, तो एक्सियल बॉन्ड कम करने। तो दूसरी शेप, एक एक्सियल बॉन्ड हटा दो, दूसरा शेप बनाओगे आप। तो दूसरा शेप बनाओगे तो बेटा जैसे सेंट्रल एटम पर एक्सियल हटा के उसकी जगह लोन पेयर रख दिया, लोन पेयर रख दिया, तो अब ये बॉन्ड 4 ऐसे और ये नीचे वाला बॉन्ड आ गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि ये लोन पेयर इनको रिपेल करेगा, तो अब ये एंगल 90 डिग्री नहीं रहेंगे, यहां तो ये भी 90 डिग्री नहीं रहेंगे, नोट 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री नहीं रहेगा। ये शेप कुछ इस तरह से बनेगी। बट इसमें क्या है, एक ऊपर वाला एक्सियल बॉन्ड हटा दिया आपने सपोज, तो ये वाली शेप को हम बोलेंगे, 2 पिरामिड की बजाय सिर्फ एक बच गया, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल शेप। स्क्वायर पिरामिडल शेप। एग्जांपल देखो, सोचो इसका क्या एग्जांपल आ सकता है। इसका सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Cl के पास कोई ऐसा एग्जांपल। स्क्वायर हाँ पिरामिड बोला है, ये अप्रोक्सीमेट स्क्वायर ही है ना ये वाला, ये चीज तो ऐसी है ना। इस शेप को देखो ना, ये शेप है, इसका ये अबो द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। एक बॉन्ड हटा दिया आपने सपोज ये वाला, बाकी चीज तो ऐसी ही बनी हुई। कितने एंगल बनेंगे इसमें टोटल? क्या बनेंगे सर एंगल कौन से वाले? सर जैसे एंगल जो 90 नहीं है। हाँ, तो अब 90 डिग्री है ही नहीं, वो डिपेंड करेगा कितना रिपल्सन होता है, ये लोन पेयर कितना रिपेल करता है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग बनेगा, वो तो परफेक्ट नहीं है ना। जब परफेक्ट नहीं होता है तो अलग अलग में अलग अलग वैल्यू आती है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा कोई, ये क्लियर है। अब इससे कम कोई होगा ना हाँ 90 डिग्री से कम होंगे क्योंकि नीचे हो जाएंगे ना ये। यस। तो यहाँ पर नो 90 डिग्री एंगल, स्क्वायर पिरामिडल में कोई 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल देखो इसका कोई, जिसमें एक लोन पेयर हो, 5 बॉन्ड हो, तो 1 2 3 4 एक्स वाला क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? सोचो जरा, कोई एक लोन पेयर आ जाए और 5 बॉन्ड आ जाए, एक लोन पेयर 5 बॉन्ड, तो SF6 तो उसमें आ गया, उसमें तो 6 के 6 बॉन्ड होगी। एक लोन पेयर सल्फर क्लोरीन में तो 3 Cl नहीं हो सकता, जिनोन में XE एक लोन पेयर पे नहीं होगा, XeF4 लेंगे तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो कोई ऐसा एग्जांपल जो हम दे सकते हो जिसमें एक लोन पेयर आए और बाकी वाले सारे बॉन्ड हो जाएं, तो क्या
हाँ, कोई ना कोई स्पीसीज तो होगा, ये हजारों करोड़ों मोलिक्यूल स्पीसीज, आपको आयन है, कैटायन है, तो कोई ना कोई बना ही सकते हैं हम। सर तो NH5 आपके कोई पास है NH5 NH5 नहीं है, नहीं है। तो अब स्क्वायर पिरामिडल ये आ जाएगा। तो अभी चलो आ जाता है, देख लेते हैं। अगर दूसरा पिरामिड भी हटा जाए, ऊपर और नीचे वाले दोनों पिरामिड हट जाएं, तो शेप बिल्कुल परफेक्ट वालों में, फिर ये सिर्फ ऐसी शेप रह जाएगी, क्योंकि एक लोन पेयर इधर आ जाएगा, एक लोन पेयर इधर आ जाएगा, तो एंगल बैलेंस वापस हो जाएगा, तो वापस 90 डिग्री के एंगल आ जाएंगे। इस वाली शेप को बोलेंगे हम स्क्वायर प्लेनर। ये वाली शेप स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी। तो इसका मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में देखो कितनी शेप बनी, परफेक्ट शेप होगी, तो वो कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। एक एक्सियल बॉन्ड हट जाएगा तो वो हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। दूसरा एक्सियल, ऊपर और नीचे वाले दोनों एक्सियल बैंड हट जाएंगे तो हो जाएगी स्क्वायर, ये स्क्वायर पिरामिडल और ये स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे XeF4, तो XeF4 में 2 लोन पेयर हैं और ये 4 बॉन्ड आ जाएंगे, ये आपका XeF4 हो सकता है। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं आप। इसके अंदर स्क्वायर प्लेट, तो 3 स्ट्रक्चर बन गई देखो आपकी। तो इसके अंदर आपका 3 स्ट्रक्चर आया। अब आप आ जाओ, लास्ट हाइब्रिडाइजेशन जो ऑब्जर्व हुआ है कुछ मॉलिक्यूल में, वो है आपका 7 वाला हाइब्रिडाइजेशन। 7 वाला जो होता है sp3d3 है। इसमें जो डी यूज हुए हैं वो ये हुए हैं DXY, ये याद करनी है चीजें, DYZ एंड DZX आर इन्वॉल्व, ये यूज हुए हैं। तो इसमें 7 बॉन्ड आएंगे बेटा। इसमें जो मॉलिक्यूल मिला है 7 वाला, एक ही एग्जांपल है, और 7 ऐसे हो जाएंगे। 5 एक पेंटागोनल बनेगा ऐसे, सेंटर पॉइंट पे 5 बॉन्ड ऐसे, तो 5 हो जाएगा, तो ये एक एंगल 72 डिग्री का ईच हो जाएगा, और एक अबोव द प्लेन आएगा और एक बिलो द प्लेन, उसको ऐसे दिखा दो। तो इसको बोलेंगे 5 बॉन्ड है प्लेन के अंदर, तो इसको बोलते हैं, जैसे एक 3 थे तो ट्राइगोनल, 4 थे तो स्क्वायर, 5 है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, मतलब PBP, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और इसका एग्जांपल हो जाएगा IF7, परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल मिला है, ये IF7। तो IF7 इसमें एग्जांपल दे सकते हो। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडेशन 7 तक अब तक मिली हैं, जो हमारे पास जो अवेलेबल केमिकल्स हैं। तो उसमें ये डिफरेंट टाइप के केस आपके बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप का शेप बन सकता है इसमें। सर एंगल 72 डिग्री है। 72, क्योंकि अगर यहाँ एंगल देखोगे 72 और ये वाले एंगल 90 डिग्री, तो 5 ऊपर 5 10, तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री वाले, और 5 ये 72 वाले हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी सर्किल में देखना हो तो प्लेन में हो तो उसको जितने साइड्स हो उससे डिवाइड कर दिया करो, 360 को 5 से डिवाइड। सर मतलब 90 डिग्री के एंगल है वो 10 होंगे और 72 डिग्री के 5 होंगे, 5 हो जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप से आप देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल का शेप्स निकाल सकते हो। तो ये जो शेप्स निकाला है हमने किसकी हेल्प से निकाला है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन से। तो अगर मैं इसको नॉलेज क्लाउड की फॉर्म में रखूं, अब देखो दोबारा नॉलेज क्लाउड, तो नॉलेज क्लाउड में हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या पॉसिबल है और स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल है, बताते जाओ। हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर या शेप, ज्योमेट्री भी ले लेते हैं और शेप भी ले लेते हैं। तो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया था बेटा, बताओ? sp, फिर कौन सा आया था? sp2, फिर कौन सा आया था? sp3, फिर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किया था आपने? sp3d, sp3d, फिर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किया? sp3d2, और लास्ट हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था? sp3d3। sp3d3। इसमें जो फर्स्ट बनेगा वो हमेशा ज्योमेट्री बनेगा, बाकी जो जितनी पॉसिबल बनेंगी हाइब्रिडाइजेशन में शेप होंगी। तो फर्स्ट sp वाले में तो सिर्फ ज्योमेट्री बनती है, जैसे A एटम है और उसके साथ 2 एटम अटैच है, तो इस टाइप की शेप हमेशा बनेगी या ज्योमेट्री बनेगी। और इस शेप को कौन सा नाम देंगे आप? ये ज्योमेट्री, लीनियर। sp2 में अगर परफेक्ट हो गया, 3 वाला है एक 2p वाला, तो sp2 बनेगा।
या इम्परफेक्ट हुआ तो 2 ही बॉन्ड रह गए तो एक लोन पेयर रह जाएगा। तो ये जो पहले वाला परफेक्ट होता है ये ज्योमेट्री होगी। इस ज्योमेट्री का क्या नाम दोगे? ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका क्या नाम दोगे बेटा? बेंट या वी शेप। sp3 में आ जाओ। sp3 में परफेक्ट होगा तो टेट्राहेड्रल बनेगा। टेट्राहेड्रल ऐसे वो ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी। और अगर एक एक बॉन्ड कम करते चले गए तो एक बॉन्ड कम करते चले गए तो एक लोन पेयर दिया तो 3 बॉन्ड रह गए, 2 लोन पेयर दिए तो 2 बॉन्ड रह गए। तो इस sp3 हाइब्रिडेशन में टोटल 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है। तो टेट्राहेड्रल, इसका क्या नाम दिया था? पिरामिडल। इसका क्या नाम दिया वापस? बेंट शेप। तो इट मींस बेंट शेप sp2 हाइब्रिडाइजेशन से भी बन सकता है और sp3 से भी बन सकता है, दोनों से बन सकती है बेंट शेप। तीसरा नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो कल तक मैंने करवाया था, नेक्स्ट क्लास तक sp3d करवाया था आपको। sp3d में अगर टोटल 5 के 5 बॉन्ड है तो ऐसे आएंगे ट्राइगोनल प्लेनर की तरह, 3 ऐसे, एक अबो एक नीचे। तो इस ये ज्योमेट्री है, पहले वाली हमेशा ज्योमेट्री होती है। तो इसका क्या नाम दिया था हमने? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें स्पेशली एक्सियल बॉन्ड ब्रेक किए थे हमने। तो एक्सियल मतलब ये जो आप प्लेन में देख रहे हो, तो एक तोड़ा आपने, तो फिर देखो ये पढ़ा आपने ये, और एक बॉन्ड आ गया था, एक लोन पेयर आ गया था। इस शेप को नाम दिया था शीशा। और अगर दूसरा लोन पेयर भी हमने ब्रेक किया था तो ये वाली शेप निकली थी। इस शेप को हमने दिया था एरो शेप या टी शेप। फिर हमने तीसरा लोन पेयर भी एक्सियल पे पोजीशन पे रखा था। ए एटम पर तीनों लोन पेयर रखे थे तो बिल्कुल ऐसे। फिर वापस ये वाली शेप आ गई थी लीनियर। तो एक बात बता सकते हो कि लीनियर आपका किस किस से निकला है? देखो हाइब्रिडाइजेशन से sp में भी लीनियर हो सकता है, और दूसरा किस में शेप आ सकता है बेटा लीनियर? sp3d में। आज जो हमने पढ़ा, और सबसे ज्यादा शेप इसमें पॉसिबल है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए sp3d2 में अगर सारे के सारे बॉन्ड हो जाएंगे तो 4 प्लेन में, एक अबो द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, परफेक्ट ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। लेकिन कम होंगे तो इसमें इक्विटोरियल नहीं ब्रेक करने, एक्सियल। तो एक्सियल 2 ही हैं, ऊपर और नीचे वाला। अगर मान लो मैंने एक ऊपर वाला हटा दिया तो ये शेप बन गई। इस शेप को बोला था स्क्वायर पिरामिडल। और अगर नीचे वाला भी हट गया तो ऊपर और नीचे वाला अगर दोनों हटा दिए तो इसको बोलोगे स्क्वायर प्लेनर। सर मतलब फिर sp3d में जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक करने और sp3d2 में एक्सियल। हाँ एक्सियल, उससे रिपल्सन के रीजन से ऐसा करना होता है। दोनों में अलग अलग तोड़ने होते हैं, कम करने होते हैं। sp3d2 में एक ही शेप मिला अभी तक हमें। ये वाला, इसका नाम क्या दिया था हमने? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस टाइप से डिफरेंट आप जितनी भी जो शेप निकालोगे इन सब के अंदर आपकी आ जाएंगी। इसमें से जो आपने फर्स्ट बनाई है किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, सिर्फ ये जो पहले वाला निकाला है, तो ये पहले वाला, ये जो इसमें जितना भी आएगा ये सारी जो है डेफिनेट ज्योमेट्री है। ये डेफिनेट ज्योमेट्री है फर्स्ट वाली, और ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट शेप है, परफेक्ट। क्लियर है अब सारा हाइब्रिडाइजेशन? चले आगे। हाँ, इसमें एक बात और, उसको भी नोट करवा देता हूं मैं आपको। मैंने बोला था कि अगर आपका नोट स्पेशली पे अटेंशन ऑन दिस, कि स्पेशली आपका ये देखना है कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, हाइब्रिडाइजेशन इज
sp3d और लोन पेयर प्रेजेंट करने हैं, देन लोन पेयर और लार्ज एटम और मल्टीपल बॉन्डेड एटम, मल्टीपल बॉन्डेड, मल्टीपल जैसे ऑक्सीजन जो होता है जैसे डबल बॉन्ड बनाता है तो मल्टीपल बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन जैसे कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड हो गई। तो जहां भी ऐसा आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d है एंड लोन पेयर प्रेजेंट है या लार्ज एटम प्रेजेंट है, क्योंकि रिपल्सन करेंगे ज्यादा, लोन पेयर और लार्ज एटम और मल्टीपल बॉन्ड एटम, मल्टीपल बॉन्डेड एटम आर प्रेजेंट, then they occupy axial position, ये equatorial position preferentially, उससे क्या है रिपल्सन कम होगा, इक्विटोरियल पोजीशन अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाए। जैसे देखो सपोज बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं यहां से, इस बात को ध्यान से समझना है आपने। जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया PCl5, तो PCl5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने PCl ये लगाया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारे Cl हैं, कहीं भी रख दो, एक परफेक्ट ज्योमेट्री बनेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल TBP। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं बेटा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने सपोज XCF2 एग्जांपल दिया आपको, सपोज ये एग्जांपल दिया XCF2। अब इसके बारे में सारा आपने पहले, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, स्टेप टू वाइज चलो, आप इसकी शेप वगैरह निकालनी है, स्ट्रक्चर निकालनी है, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे बेटा, इसका क्या निकालोगे, बोलो, डू रिप्लाई। हाइब्रिडाइजेशन, गुड। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा बेटा इसमें, Xenon. जिनोन। जिनोन नोबल गैस है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8। साइड एटम हेलोजन है तो ऐड करना है आपको, 8 और 2/2 कितना आ गया बेटा, 5। अगर H5 आ गया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3d। क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, sp3d। लेकिन 5 में तो बॉन्ड तो फ्लोरीन 2 ही बनाने हैं, तो बॉन्ड तो 2 ही फ्लोरीन बनाने हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब बाकी टोटल 5 करने के लिए और 3 क्या होंगे इसमें, 3 लोन पेयर। इसका मतलब XCF2 की जो आपने स्ट्रक्चर बनानी है उसमें 3 लोन पेयर रखने। अब लोन पेयर कहां रखें, बॉन्ड कहां रखें, अब मैंने क्या बोला है देखो, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d जैसा इसमें आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, देन लोन पेयर और लार्ज एटम और मल्टीपल एटम आर प्रेजेंट, देन दे ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन प्रेफरेंसली। तो इक्विटोरियल पोजीशन में पहले परफेक्ट स्ट्रक्चर अगर हम बनाते XCF2 का परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाते, देन व्हाट विल बी हैपन, XE, हम तो ऐसे करते ना कि सर ऐसे होना चाहिए था, परफेक्ट तो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ऐसे, तो इसमें इक्विटोरियल पोजीशन कौन से वाली है, ये वाली इक्विटोरियल पोजीशन है बेटा, ई मतलब कौन सी पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन, और ये वाली पोजीशन एक्सियल, एक्सियल पोजीशन, ये इक्विटोरियल पोजीशन और ये एक्सियल पोजीशन। तो अब ये इक्विटोरियल पोजीशन पर अगर हम देखेंगे तो हमें लोन पेयर प्रेफरेंसली कितने लोन पेयर हैं, देखो लोन पेयर से स्टार्ट करो, लोन पेयर कितने हैं आपके पास, 3। तो अब प्रेफरेंसली इक्विटोरियल पोजीशन पे स्टार्ट रखो, पहला सपोज कहीं भी रख दो, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, 2, एक यहां रख दिया, हो गए 3 पूरे। अब हमारे पास 2 बॉन्ड बनाने फ्लोरीन के साथ, तो F यहां आ गया, F यहां आ गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, XE और 2 फ्लोरीन। तो शेप कौन सी निकल के आई बेटा, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया इसका, XCF2 का sp3d, बट शेप क्या निकल के आई, लीनियर।
लीनियर। क्लियर? कोई डाउट? सर चलूं आगे? हाँ सर इसे ब्रैकेट में क्लोज नहीं करेंगे इसके स्ट्रक्चर को? कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सजावट होती है, कर दो। लो सर वैसे जरूरी तो नहीं होता ना? ना, कोई जरूरी नहीं है बेटा। ओके सर। ठीक है, अब देखो, जब चार्ज देना हो तो अब दिखा देते हैं ब्रैकेट लगा के, इसमें चार्ज तो है नहीं इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? ओके सर। अब देखो बेटा, फिर मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया PCl2F3, मैंने पूछा इसका परफेक्ट शेप बताओ। परफेक्ट शेप PCl2F3। अब देखो वापस बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन, फास्फोरस, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 मोनोवेलेंट एटम क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, तो 3 और 2 5 5 बाई 2। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? 5। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया बेटा? sp3d। sp3 sp3। अब इसमें से 3 तो क्लोरीन बॉन्ड रखने हैं आपको और 2 फ्लोरीन रखने हैं। अब फ्लोरीन स्मॉल होता है और क्लोरीन लार्ज होता है, तो लार्ज वाले एटम को कहां रखोगे प्रेफरेंसली अब? सर इक्विटोरियल पोजीशन। फ्लोरीन थे। अच्छा 3 क्लोरीन है, वो रख देते। तो 3 फ्लोरीन थे और 2 क्लोरीन है, तो लार्ज कौन सा है बेटा? लार्ज क्लोरीन है। तो रूल के अकॉर्डिंग जो ज्यादा रिपल्सन करेगा, मतलब लार्ज वाला ज्यादा रिपल्सन करेगा, उसको कहां रखेंगे हम? ये फास्फोरस। इक्विटोरियल ऐसे आई, तो अब रखना स्टार्ट करो क्लोरीन को इक्विटोरियल पर। इक्विटोरियल ये है और ये है। कितने क्लोरीन रखने को? 2। किसी भी 2 इक्विटोरियल पर 2 क्लोरीन रख दो। एक सपोज यहां रख दिया, चाहे यहां रख दो, यहां रख दो, इधर वाले पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 क्लोरीन हो गए। अब बाकी फ्लोरीन रख दो। तो ये परफेक्ट शेप है उसकी। तो क्या शेप निकल के आ गया? अब स्पेशली आपको Cl इधर ही रखना है। क्लियर? सर जो लार्ज, हाँ सर एक सील को उधर की साइड में रख सकते थे जहाँ पे एफ रखा हाँ हुआ है रख सकते हैं, इधर इन इक्विटोरियल में कहीं भी रख सकते हो आप। वो तो बराबर डिस्टेंस है ना आपस में, इक्विटोरियल में कहीं भी रख सकते हो। अब सपोज मैंने एक एग्जांपल और लेता हूं आपके लिए। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं XeOF2। XeOF2 सेंट्रल एटम है बेटा जिनोन। हाइब्रिडाइजेशन निकालो जिनोन का। जिनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। ऑक्सीजन को तो काउंट करना नहीं है, फ्लोरीन काउंट करने हैं। मोनोवेलेंट एटम में 2। तो आप वापस देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? 5 वाला, मतलब sp3d। sp3d में 2 तो फ्लोरीन बॉन्ड बनाने हैं आपको, 1 ऑक्सीजन बनाना है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। OH होता तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन अकेला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो कितने हो गए टोटल, सम कितना आना चाहिए आपका? 5। और अब बॉन्ड कितने हो चुके हैं? सिग्मा बॉन्ड काउंट करो आप। 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 ऑक्सीजन वाला 3। तो अब लोन पेयर कितने रह गए आपके? 2 लोन पेयर। अब प्रेफरेंसली रखना स्टार्ट करो, जो सबसे ज्यादा रिपल्सन करेगा उसको सबसे पहले रखो। तो सबसे जो है 2 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर जो है, अब देखो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करेगा? ये डबल बॉन्ड, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, तो ये मोर रिपल्सिव। सबसे ज्यादा रिपल्सिव ये करेगा। सबसे पहले इसको रखो। फिर 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर जो रखेंगे वो लेस रिपल्सन करेंगे। तो ये लेस रिपल्सिव, ये सिग्मा बॉन्ड 2। तो अब इसको बनाओ, देखो जिनोन। जिनोन में अब देखो ये ऑक्सीजन आया हुआ है, तो सबसे पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना स्टार्ट करोगे आप।
ऑक्सीजन का लोन पेयर जो डबल बॉन्डेड है तो या डबल बॉन्डेड कहीं भी रख दो, इक्विटोरियल किसी पे भी, सबसे पहले ऑक्सीजन को रखो, कहीं भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को रखो, ये रख दिया ऑक्सीजन। इसके बाद किसको रखोगे आप बताओ अब, सबसे ज्यादा रिपल्सिव, उसके बाद कौन रिपल्सन करेगा? फ्लोरीन। लोन पेयर। नहीं, लोन पेयर बेटा, लोन पेयर रखे थे ऊपर, मैंने 3 नाम लिखे हैं, मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर और लार्ज एटम। तो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड आ गया, फिर लोन पेयर, हाँ और लोन उसके बाद आपके फ्लोरीन। समझ गए? सर सर अगर यहाँ पे क्लोरीन होता, उसका तो लार्ज साइज है, तो लोन पेयर सबसे रिपल्शन करता या क्लोरीन? क्लोरीन करता, लार्ज एटम। ओके। और मल्टीपल बॉन्डेड सबसे ज्यादा करता है। बना लोगे अब? ये किसमें किया आपने हाइब्रिडाइजेशन? sp3d में। अब ध्यान रखना दूसरा सर। केस। हाँ बोलो। सर यहाँ पे तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड थे कहां पर? सर, XC वाले में, जिनोन वाले में। सिग्मा बॉन्ड 2 कहां थे बेटा? इसका भी तो होगा, ऑक्सीजन का भी तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 फ्लोरीन के सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक ऑक्सीजन का सिग्मा और एक पाई। तो ये ओके सिग्मा सर। हो गया, ये पाई। अब आप देखो, अगर केस नेक्स्ट लेते हैं अपने, केस सेकंड, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन ये आ जाए, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, अगर ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है, देन क्या होगा? देन एक बात ध्यान रखनी है, अगर sp3d होता तो अलग बात है, sp3d2 है तो अलग। नाउ इफ मोर रिपल्सिव ग्रुप एज, मोर रिपल्सिव ग्रुप कौन? लोन पेयर। मोर रिपल्सिव ग्रुप है जैसे लोन पेयर है आपका, या वही लार्ज एटम, लार्ज एटम, लोन पेयर, लार्ज एटम और मल्टीपल बॉन्डेड एटम। If hybridization is sp3d2, if more repulsive group as कौन सा होना चाहिए प्रेजेंट? लोन पेयर, लार्ज एटम, मल्टीपल बॉन्डेड एटम होगा। इफ मोर रिपल्सिव ग्रुप प्रेजेंट होंगे देन ऑक्यूपाई एट, बस ये ध्यान रखना, एक्सियल पोजीशन। प्रिफरेंसली एक्सियल पोजीशन प्रेफरेंसली, कब? जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाए। जैसे एग्जांपल लिया मैंने XeF4, सपोज मैंने लिया XeF4। अब सपोज XeF4 एग्जांपल है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, देखो इसका जिनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 प्लस 4/2 sp3d2। sp3d2 आ गया ना, इसके अंदर sp3d2 आ गया ये। अब sp3d2 में ये जिनोन है, तो बॉन्ड तो 4 ही बना रहे हैं फ्लोरीन के साथ, 4 फ्लोरीन बॉन्ड, तो 4 फ्लोरीन बॉन्ड और 6 है तो 2 लोन पेयर, 4 फ्लोरीन 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर आ गए, तो रिपल्सिव तो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर रिपल्सिव है, तो ये जिनोन के किस जगह पे जाएंगे? लोन पेयर रिपल्सिव है, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे। तो आप परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा इसका? स्क्वायर प्लेन है। XE अगर आप ऐसे बनाओगे ये, तो 4 फ्लोरीन है तो, और 2 लोन पेयर है, तो अब एक्सियल पे रखो प्रेफरेंसली लोन पेयर, ये आ गया, इधर फ्लोरीन आ गए, इधर फ्लोरीन आ गए, इधर फ्लोरीन आ गए, इधर फ्लोरीन, तो ये तो बॉन्ड बना ही नहीं ना। तो परफेक्ट आपकी ये स्ट्रक्चर क्या बनी? XeF
ये बन गया XeF4 बन गया। तो इसका शेप क्या बन गया देखो, आपका हाइब्रिडाइजेशन तो आपका हुआ sp3d2, लेकिन ये शेप क्या बन गया आपका, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है ये बात अब? यस सर। अब क्या है कि नेक्स्ट आता है, इसी शेप को और परफेक्ट एंगल में कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक थ्योरी पढ़ते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। आधा घंटा अतिगला कोई कलेक्टर अतिगला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, VS। हाँ सर स्क्रीन सही से नहीं दिख रही, आधी दिख रही है। नहीं सर, ठीक से ये दिख रही देखो है बेटा, सर। वेले वो अपना बेटा कनेक्शन देख लो एक बार, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, नाम देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो जो किसी भी सेंट्रल एटम पर जो सेंटर है, उस सेंट्रल एटम पर दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाते हैं उनको बोलते हो बॉन्ड पेयर, और एक जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उसको बोलते हो लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर टू टाइप के होते हैं। ईपी का मतलब मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जो ऊपर वाली बात की है उसी को हम अब लास्ट में फाइनलाइज में समराइज कर रहे हैं हम। ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये आपका हो गया बॉन्ड पेयर, और ये आपका हो गया लोन पेयर। एलपी का मतलब जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो अब क्या होता है, सेंट्रल एटम पर ये सारे अरेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस टाइप से अरेंज होते हैं कि उसमें रिपल्सन जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर of valence cell, electron pair of valence cell are arranged around central atom. According to this theory, electron pair of valence cell are arranged around central atom in such a way so that system experiences less repulsion या मिनिमम रिपल्सन, लेस की बजाय भी, दैट सिस्टम एक्सपीरियंसेस मिनिमम repulsion. According to this theory, electron pair of valence cell are arranged around central atom in such a way so that system experiences minimum repulsion. यही रीजन था कि मैंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, that's why I am asking you कि इलेक्ट्रॉन पेयर आर टू टाइप, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. इफ लोन पेयर आर प्रेफरेंसली, वो ज्योमेट्री डिसाइड करेगी कि एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे. तो इसमें अगर आपके पास लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है तब तो परफेक्ट शेप है. एज एग्जाम्पल फॉर परफेक्ट ज्योमेट्री. सर वो थोड़ा एक मिनट ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा मेरा ऊपर का रह गया है. अगर आपके पास कोई परफेक्ट ज्योमेट्री है, बस अगर आपके पास कोई परफेक्ट शेप है या ज्योमेट्री है,
परफेक्ट शेप मतलब ज्योमेट्री है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परफेक्ट शेप या ज्योमेट्री का मतलब है लोन पेयर है ही नहीं, मतलब नो लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम नहीं है तो बेटा मैं नहीं, अब हो आप गया बताओगे सर। मुझे, आप मुझे बताओगे अगर परफेक्ट शेप है ज्योमेट्री है तो नॉन लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। अगर लोन पेयर जो है सेंट्रल एटम पर नहीं है तो अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई। इसमें क्या होगा, अगर मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर है सपोज, या 3 बॉन्ड पेयर है, या 4 बॉन्ड पेयर है, या 5 बॉन्ड पेयर है, अभी जो आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले परफेक्ट ज्योमेट्री में लोन पेयर है ही नहीं, ये सिर्फ सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। 5 बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर एंड 7 बॉन्ड पेयर है। सपोज 2 बॉन्ड पेयर है तो ये सेंट्रल एटम सपोज ये है, 2 बॉन्ड पेयर का मतलब 2 बॉन्ड है वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे। सपोज AB2 टाइप स्पीसीज है, ये एंगल अभी आपने पढ़ा 180 डिग्री, और शेप पढ़ी, वही चीजें वापस आ गई सारी, देखो लीनियर। 3 बॉन्ड पेयर है ए पर, तो 3 बॉन्ड पेयर है तो अरेंज ऐसे ही करोगे आप परफेक्ट। लोन पेयर तो सेंट्रल एटम पर है ही नहीं, तो कौन सी ज्योमेट्री बताई थी, रिप्लाई करते जाओ। ट्राइगोनल वही प्लेनर। सारी चीज वापस आ जाएगी। 4 बॉन्ड पेयर है परफेक्ट, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दूं बाकी के नाम। 5 है तो क्या था, 5 था यस सर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पिरामिडल। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और 7 है तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। नहीं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये हो गया परफेक्ट ज्योमेट्री के लिए। अब अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आने लग जाएंगे, इफ, अब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आने लग गया, इफ लोन पेयर आर प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, लोन पेयर आ सकता है एट सेंट्रल, लोन पेयर सारे दे देते हैं, लोन पेयर और मल्टीपल डबल बॉन्ड, मल्टीपल डबल बॉन्ड, और एक नाम और दिया था मैंने, लार्ज एटम। अब सपोज ये वाले आयन जो हैं आने लग गए, अब ये इस टाइप के अगर आयन प्रेजेंट आने लग गए तो जो आपका कंडीशन आने लगी, मतलब इस टाइप की लोन पेयर है या मल्टीपल मल्टीपल बॉन्डेड एटम है या लार्ज एटम है या लोन पेयर है, तो ये अगर प्रेजेंट होने लग जाते हैं तो वहां रखे जाएंगे जहां मिनिमम रिपल्सन होगा। तब क्या होगा कि ज्योमेट्री हम डिसाइड करेंगे। इफ लोन पेयर प्रेजेंट सेंट्रल मल्टीपल देन they can occupy at that place, they can occupy at that place where repulsion is minimum. रिपल्सन इज मिनिमम। तो रिपल्सन मिनिमम करने के लिए इनका रिपल्सिव ऑर्डर क्या होगा, सिंस इंक्रीजिंग रिपल्सिव ऑर्डर इज एज, रिपल्सिव ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम जो होगा वो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, 2 बॉन्ड के बीच सबसे कम होता है। उससे ज्यादा जो रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच होगा। लोन पेयर इससे ज्यादा जो होगा, अगर 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा लोन पेयर में। इससे भी ज्यादा जो होगा वो मल्टीपल बॉन्डेड एटम में होगा। मल्टीपल बॉन्डेड एटम या लार्ज एटम जो ले रहे हो, मल्टीपल का मतलब या पाई बॉन्ड आ जाए, मल्टीपल का मतलब ध्यान देना है पाई बॉन्ड, या कभी कभी हम लार्ज एटम भी कंसीडर कर लेते हैं। तो ये रिपल्सिव ऑर्डर रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो एंगल जो आप डिस्कस कर रहे थे उस एंगल में फर्क आता है। क्या केस बनते हैं देखो, अब इसका एप्लीकेशन करते हैं। सपोज कौन सी प्लेस पे आएगा इसमें, जहां ज्यादा रिपल्सन कम करना वो ऊपर पड़ चुके हैं अपने, sp3d होगा तो इक्वेटोरियल आएगा, sp3d2 होगा तो एक्सियल। मतलब लोन पेयर से ज्यादा लार्ज एटम की वजह से होगा। हाँ, ज्यादा लार्ज एटम की वजह से होगा। तो अब देखो हमारे पास, जैसे मान ले कहते हैं कि केस फर्स्ट,
इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अब ये कंडीशन है ध्यान रखना आप, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, देन आप क्या करोगे, लोन पेयर एट सेंट्रल एटम चेक करोगे, लोन पेयर एट सेंट्रल एटम जितना ज्यादा होता जाएगा, बॉन्ड एंगल, तो जो एंगल बनेगा बीच में, बॉन्ड एंगल उतना कम होता जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि लोन पेयर एट सेंट्रल एटम देखना है तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने पिछले दिनों जो पढ़ाया वो सब समराइज कर रहे हैं। मीथेन NH3H2O, मीथेन NH3H2O, मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन भी आपने निकाला था sp3, अमोनिया का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाला था आपने sp3, वाटर का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाला था sp3। मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं था, देखो 0। अमोनिया में नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर थे सेंट्रल एटम पर? 1। और वाटर में H2O में कितने थे लोन पेयर? देखो 2 लोन पेयर ज्यादा आते जाएंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल उतना क्या आता जाएगा, क्योंकि कैसे होगा वो रीजन क्या होगा, कम क्यों होगा? देखो अगर मैं परफेक्ट CH4 मॉलिक्यूल बनाऊं, CH4, अगर यहां बनाऊं NH3, यहां एक लोन पेयर आ गया। अगर बनाऊं H2O, तो CH4 में ये एंगल देखो, सारे बॉन्ड पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो सारे के सारे कौन से प्रेजेंट हैं यहां पर? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर है सारे। इसलिए ये एंगल जो परफेक्ट था वो कितने डिग्री का एंगल था यहां पर? 109 डिग्री 28 मिनट। 28 मिनट। अब यहां पर एक बॉन्ड हट गया और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गए, यहां नाइट्रोजन के जैसे पास आ गए तो ये स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे 3D में, स्फीयर में। तो जैसे ही पास आएंगे तो ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, धक्का देंगे इन बॉन्ड पेयर को। तो ये चीज जो है लोन पेयर है, और ये चीज क्या है, बॉन्ड पेयर है, और ये भी क्या चीज है, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन मोर देन किससे? इस बॉन्ड पेयर। तो इफ यू वांट टू सी द एंगल, देन एंगल इज प्रेजेंट हियर, ये एंगल है ना यहां पर। तो अब देखो इसके कंपैरिजन में एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा? ये लोन पेयर आ गया तो छोटा हो जाएगा। दैट्स व्हाई अमोनिया का एंगल कितना डिग्री किया था देखो आपने? 107 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 107 डिग्री। अब देखो वाटर वाले केसेस में देखो आप, वाटर में 2 लोन पेयर आ गए, तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो यहां तो लोन पेयर भी रिपल्सन हो गया, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये बॉन्ड को रिपेल करेगा इधर। तो इसका मतलब 2 लोन पेयर आ गए तो और ज्यादा रिपल्सन हो गया, तो ये एंगल और कम हो गया 104.5 डिग्री। तो बिकॉज यहां पर लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और सबसे कम, तो आप इसको रिवर्स सोच सकते हो ना, सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें है? मोर रिपल्सन। और लेस रिपल्सन किसमें बेटा? बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर में लेस रिपल्सन इनके कंपैरिजन में। अगर लेस रिपल्सन है तो इसका मतलब मैं मोर अट्रैक्शन कह सकता हूं। रिपल्सन कम मतलब मोर अट्रैक्शन, तो ये पास में आ गए, तो यहाँ मोर अट्रैक्शन है तो एंगल फिर और कम हो जाएगा। इसलिए वाटर के में एंगल कितना डिग्री किया था आपने? 104 डिग्री 28 मिनट्स, ना 104.5 डिग्री। तो यहाँ 109। तो बट इसमें ये ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है देन नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होता जाएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? यस सर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलूं आगे? सर अगर मोल, अब देखो आप दूसरा केस। सर हाँ बोलो। सर अगर रिपल्सन है तो मतलब लेस अट्रैक्शन होगा। अगर रिपल्सन ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम हुआ ना।
यस सर, तो फिर उसका मतलब सर क्या होगा, एंगल बढ़ जाएगा फिर उससे? एंगल की जगह देखोगे, बॉन्ड पेयर का मतलब दो एंगल के बीच लेस रिपल्सन है, किसके कंपैरिजन में? लोन पेयर। तो दो बॉन्ड के बीच रिपल्सन लेस है तो अट्रैक्शन क्या हुआ? मोर। ज्यादा हो गया, तो दोनों बॉन्ड पास में आ गए ना, ये वाले, तो एंगल और कम हो गया। क्लियर? यस। अब देखो, आप दूसरी बात, सपोज अब क्या सोचते हैं अपने कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है। इफ hybridization is same and number of lone pair are also same. If hybridization is same and number of lone pair are also same, दोनों चीजें सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, देन कैसे डिसाइड करोगे? एंड नो, ये ध्यान रखना, एंड नो पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं है विद सेंट्रल एटम, ये भी बात ध्यान रखना, एंड नो पाई बॉन्ड विद सेंट्रल एटम, ये तीन चीजें आ जाएं तो फिर दो बातें ध्यान करना। अब तो आपके पास देयर इज टू थिंग्स, अगर अब तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। Hybridization is same, number of lone pair are also same and no pi bond with central atom. Electron negativity of central atom increase होगा तो bond angle increase होगा, electron negativity of side atom increase होगा तो bond angle decrease, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। जैसे देखो, मैंने एग्जांपल दे दिया H2O और एक एग्जांपल दे दिया H2S, ऑक्सीजन की फैमिली का ही सल्फर है H2O और H2S। H2O में कितने लोन पेयर हैं बेटा? 2। सल्फर में भी कितने लोन पेयर हैं? 2। दोनों का शेप बनाओगे तो बिल्कुल सेम आएगा, कोई पाई बॉन्ड नहीं है बीच में। दो लोन पेयर, ये दो लोन पेयर, ठीक है। अब आपने क्या चेक करना है कि अब इस केस में एक चीज चेक करनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसके कंपैरिजन में? सल्फर के। बाकी सब चीजें सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी देखो, इसका भी sp3 आया, इसका भी sp3, तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहां आएंगे, बॉन्ड वाले पास में होंगे इलेक्ट्रॉन के, तो यहां रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस बार इधर रिपल्सन सेम है, यहां मोर रिपल्सन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो मोर रिपल्सन, अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और रिजल्ट निकाल के देखोगे तो ऐसा ही आएगा। वाटर का बॉन्ड एंगल कितना किया आपने यहां पर? 4.5 डिग्री 5, और ये देखोगे तो आपका 92 डिग्री के आसपास आएगा, अप्रोक्स 92-93 डिग्री। तो क्या पढ़ा आपने? बट ये चीज बेटा तभी लगानी, बड़ा ध्यान से करना है, ऐसे देखो एक एक पॉइंट में, ये जब लगाना है जब लोन पेयर सेंट्रल एटम पे सेम हो और कोई पाई बॉन्ड भी नहीं हो, तब हम कहेंगे कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। क्लियर? तो ऐसा ही फिर अभी काफी टॉपिक है, तो अब लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो मैं अभी क्लोज करने जा रहा हूं अभी, क्योंकि इसका बैटरी भी डाउन हो रहा है या वॉइस आ रहा है इसका। तो ये देखो VSEPR से आप एंगल भी क्लियर कर सकते हो कि भाई किसमें एंगल कम होगा, किसमें एंगल ज्यादा, लेकिन अभी और काम बाकी है।
आपके टेस्ट में ये नहीं आएगा, टेस्ट में जो आज टॉपिक पढ़ा है उससे पहले वाला दूंगा मैं। क्लियर है बेटा? सर हम्म। H2O और H2S के एंगल्स में इतना ज्यादा फर्क पड़ता है 104.5 और 92? हाँ, ये इतना ज्यादा एंगल आ जाता है, मतलब इधर सल्फर का जो होगा 93, 94, कुछ 95 होगा, ज्यादा अप्रोक्स बता रहा हूँ इसलिए मैं, डेटा परफेक्ट ध्यान नहीं है मुझे। तो 90 के आस मतलब इसलिए 104 है, ये 90 की रेंज में होगा, इतना चला जाएगा। 94 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा कुछ, इसलिए मैंने अप्रोक्स लगा दिया है, देखो तो इतना फर्क आ जाएगा एंगल में। ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, नाउ आई एम लीविंग, लेट्स सी फॉर नेक्स्ट गुड इवनिंग क्लास। सर। गुड इवनिंग।